अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 26 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक नंबर 141 से लेके टॉपिक नंबर 145 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हैंडआउट सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर में टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें 141 पे है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन होगा। 142 पे है इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज 3000 BC टू 1900 AD। उसके बाद है एंशियंट इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ इजिप्शियन और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इंट्रोडक्शन है इसका। हम आज जो हैं वो 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। इससे पहले भी, हमारे आने से पहले भी बहुत सी कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ जो हैं वो इस दुनिया में रहती आई हैं, और इन्होंने जो है एजुकेशन के ट्रेंड को डेवलप करने में अपना अपना रोल अदा किया है। इन सब के रोल्स को हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पर समराइज फॉर्म में आगे डिस्कस करेंगे। प्री लिटरेट सोसाइटी बिफोर राइटिंग, यानी कि लिखने से पहले, जब लिखा नहीं जाता था या लिखना इतना आम नहीं हुआ था, या लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं थी, आप सकते हैं, या ऐसे वसाइल मौजूद नहीं थे जिनकी मदद से वो लिख सकें। तो ये दौर था 7000 BC से लेके 5000 BC तक का। प्री लिटरेट सोसाइटी आर सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटी दैट एग्जिस्टेड बिफोर राइटिंग बिगन, यानी कि ये प्री लिटरेट सोसाइटी किसको कहते हैं? वो सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ जो कि राइटिंग यानी कि लिखाई के आने से पहले से मौजूद थी। इन्फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज़ वर ट्रांसमिटेड व ओरल, यानी कि इन सोसाइटीज़ में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ओरली ट्रांसफ़र होती थी, और लोग जो हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे अपनी लैंग्वेज के अंदर, और वो लैंग्वेज और वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो ओरली पास होती थी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें प्री लिटरेट सोसाइटी के गोल्स क्या होते थे एजुकेशन के? सर्वाइवल स्किल्स सीखनी होती थी, कि उन्होंने, जाहिर सी बात है, वो जंगलात में रहते थे जहाँ पे जंगली जानवर और दूसरे हशरात वगैरह होते थे जिनसे बचकर उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती थी। तो उनको सर्वाइवल स्किल्स, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती थी कि भाई जीना किस तरीके से, ये सर्वाइवल स्किल्स होती थी। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फैमिली टर्म्स में ही इतना कुछ सीख लेते हैं कि हमें सर्वाइवल स्किल्स आ जाती हैं। हर बंदे को एक सर्वाइवल स्किल्स आती हैं, ये सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, आप अपने माशरे से ही सीख लेते हैं। टीच ग्रुप हारमोनी, ग्रुप हारमोनी को आप सीख रहे होते हैं। हारमोनी इज यूजली आइडेंटिफाइड एज ह्यूमन वैल्यू रिफरिंग टू कंपेटिबिलिटी एंड अकॉर्ड इन फीलिंग, एक्शन, रिलेशनशिप, ओपिनियन, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। यानी कि हारमोनी का मतलब सिंपल ये होता है कि एक इंसान की फीलिंग क्या होती है, कैसे एक्शंस होते हैं, उसके रिलेशनशिप क्या होते हैं, उनके हर इंसान के मुख्तलिफ ओपिनियन होते हैं और इंटरेस्ट होते हैं। इस दौर में जो लोग थे वो जानवरों के दरमियान रहते थे, वो वाइल्ड लाइफ गुजारते थे, तो उनको इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। वो फीलिंग्स और एक्शन और उनके रिलेशनशिप, ओपिनियन एक दूसरे के साथ इस बेस्ड पे होते थे कि जंगल में या जंगली जानवरों के साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी। हु वर द स्टूडेंट प्री लिटरेट सोसाइटी? प्री लिटरेट सोसाइटी में स्टूडेंट्स कौन होते थे? जितने भी बच्चे होते थे वो तमाम स्टूडेंट्स होते थे। इनसे मुराद ये है कि तमाम ही लोगों को स्टूडेंट कंसिडर किया जाता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा बड़ा पैदा हो जाए। जब वो पैदा होता है तो वो एक बच्चा ही होता है, तो तमाम लोग ही स्टूडेंट होते थे। उनमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती थी एज के हिसाब से, जैसे हमारे एज होती है कि 1 क्लास का बच्चा जो है उसकी इतनी एज होनी चाहिए, वहाँ की ऐसी कोई ग्रुपिंग वगैरह नहीं थी। ऑल चिल्ड्रन गेट टुगेदर एंड लिसन टू व्हाट पीपल हैड टेल टू देम। तमाम बच्चे जो है वो एक साथ बैठते थे और वो सुनते थे कि भाई क्या बड़े बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। उनको पता था कि ये जो है वो फिटेस्ट, सर्वाइवल द फिटेस्ट वाला रूल है, कि यहाँ जो सीखेगा वही ज़िंदा रह सकता है, वरना आप जो है वो किसी भी जंगली जानवर के जो है वो निवाला बन सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मेथड इन प्री लिटरेट सोसाइटी, प्री लिटरेट सोसाइटी में इंस्ट्रक्शन मेथड कौन से होते थे? इनफॉर्मल मेथड होते थे, और चिल्ड्रन इमिटेड एडल्ट्स। इनफॉर्मल मेथड कौन से होते थे? कोई ऐसा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता था। जैसे हमारे यहाँ फॉर्मल मेथड होते हैं, क्लासरूम्स होता है, स्कूल्स होते हैं, प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता था, एक इनफॉर्मल सा वे होता था जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा दिया जाता था। चिल्ड्रन इमिटेड एडल्ट, दिस इज अ क्लियर babies as young as 14-month-old will copy that see on television that the children are 2 years old more likely to imitate what they see even when it is stranger। जो बच्चे होते थे वो बड़ों को फॉलो करते थे, आप सिंपल कॉपी पेस्ट करते थे, जैसे आज भी हमारे यहाँ होता है। अगर आप 2 साल के बच्चे के सामने कोई चीज़ें करेंगे तो वो बच्चा सेम आपके सामने उसी तरीके की चीज़ें और उसी तरीके की हरकतें करेगा। करिकुलम इन प्री लिटरेट सोसाइटी, प्रैक्टिस हंटिंग, फिशिंग, सॉन्ग्स, पोएम एंड डांसेस। जो मेन, जो वहाँ पे सिखाया सिखाया जाता था लोगों को, उनका जो करिकुलम होता था उसमें वो शिकार करना सिखाते थे बच्चों को, फिशिंग करना सिखाते थे, क्योंकि अगर वो, ये मेन ज़रिया होता था खुराक हासिल करने का, शिकार करना और मछलियाँ पकड़ना। तो शिकार जो था उनका मेन एक स्किल थी, अगर ये नहीं सिखाई जाती तो इंसान ज़िंदा कैसे रह सकता था? क्योंकि उस दौर में ऐसा तो होता नहीं था कि बीज लगाए जाते थे और काश्तकारी की जाती थी, ऐसा कोई सेटअप वहाँ पर मौजूद नहीं था। एजेंट्स कौन कौन होते थे? कौन लोग पढ़ाते थे? पेरेंट्स होते थे, लिबरल लीडर्स होते थे, यानी कि उनके जो कबीले होते थे उनके लीडर होते थे, और रिलीजियस लीडर जो मजहबी, उनके पेशवा वगैरह या रहनुमा जो लीडर होते थे, वो
टीचर्स समझा जाता था उनको। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन इनफॉर्मल सा इन्फ्लुएंस था, कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था एजुकेशन का। और स्किल्स जो है वो ट्रांसफ़र होती थी, जैसे हमने बात की कि शिकार वगैरह इस तरीके की स्किल्स जो थी वो ट्रांसफ़र हो जाती थी बच्चों में। इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़, इसके बाद जो है वो चाइनीज़ आए। चाइनीज़ का एजुकेशन गोल्स क्या था कि ये जो इलाइट लोग हैं, जो बड़े लोग होते थे, यानी कि जो अपर क्लास होती थी, उनको पढ़ाया जाता था और उनको कन्फ्यूकेशन प्रिंसिपल पे पढ़ाया जाता था। कन्फेक्शन प्रिंसिपल क्या होता है कि the golden rule of Confucius is do not unto others what you would not want to other do for you. There is a debate over it, confusion in a relation. यानी कि कन्फिकेशन प्रिंसिपल का सिंपल ये होता है कि आप वो काम ना करें जो दूसरा करे तो आपको अच्छा नहीं लगता, और ना दूसरे को आप अपने मामलात में दखल देना देंगे। भाई आप जो कर रहे हो करते रहो, मैं जो कर रहा हूँ वो करूँगा अपनी मर्जी के मुताबिक। इस तरीके से ये लोग चलते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई नई चीज़ ये अडॉप्ट कर रहे होते थे। जो इनका अपना टेक्स्ट बना हुआ था, जो इनकी रिवायत चलती हुई आ रही थी, उसी पे अमल करते थे। इधर उधर की चीज़ों को ये देखते ही नहीं थे। Elite means everybody was not meant to be educated. A common man did not receive any education. यानी elite का मतलब ये होता था कि कोई भी आदमी जो है वो ख़ास तौर पे जो अपर क्लास थी वही एजुकेशन हासिल करती थी। जो छोटे लोग थे उनको एजुकेशन हासिल करने का, उनकी यानी कि तालीम तक रिसाई जो थी वो नहीं होती थी। जो बड़े लोग थे वही तालीम हासिल करते थे, छोटे लोगों को जो है वो तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं थी, या वो कर नहीं पाते थे। या तो ऐसा सिस्टम होगा कि स्कूल्स या जो उस टाइम के लीडर्स, जो एजेंट्स थे, जो पढ़ाते थे, वो अब लोअर क्लास के लोगों को पढ़ाते ही नहीं थे। सेकेंडली दे हैड टू गवर्न द एम्पायर, यानी कि उनका मेन मकसद ये होता था लोगों को पढ़ाने का कि ये लोग जो पढ़ रहे हैं, जो अपर क्लास है, इन्होंने जाके आगे हुकूमत को संभालना है, पूरी रियासत के मामलात को संभालना है। दे हैड टू बी लीडर इन स्ट्रॉन्ग पीपल अप टू टॉप एंड द फ्रंट, यानी कि ये वो लोग होंगे जो हमारी रियासत को आगे लेके चलेंगे, हमारे लोगों को लीड करेंगे, तो इसलिए उनको एजुकेशन देना ज़रूरी था। दिस वाज द सोल पर्पस ऑफ गिविंग एजुकेशन ओनली होता है एनलाइट, यानी कि ये मेन मकसद होता था कि ये लोग अपर क्लास के लोग जो हैं, इलाइट क्लास जो है वो पढ़ जाए, पढ़ने के बाद वो है और टॉप पोजीशंस पे आ जाए, और टॉप पोजीशंस पे आके वो मुल्क को लीड करे और लोगों को लीड करे और मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चले। ओनली कन्फेक्शन थॉट वर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, नथिंग वाज न्यू एडिड फ्रॉम द आउटसाइड। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कन्फ्यूशियस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो उनकी अपनी रियासत के लोग थे, या जो उनके अपनी टेक्सचर था और जो सारी चीज़ें थी वो उसको अडॉप्ट करते थे, उस पर पढ़ाते। जैसे हमारे यहाँ कैम्ब्रिज सिस्टम है, हम इंग्लैंड का सिस्टम ले लेते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ले लेते हैं, वेस्ट की बुक्स ले लेते हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक्स ले लेते हैं, हम उन बुक्स को पढ़ा रहे होते हैं। उनके ऐसा नहीं था, वो सिर्फ अपना बुक्स, अपना करिकुलम, अपनी चीज़ें फॉलो करते थे, और ये सिंपल कन्फ्यूशियस प्रिंसिपल कहलाता था। स्टूडेंट मेल ऑफ अपर क्लास, जो स्टूडेंट होते थे, जाहिर सी बात है हमने एक लाइट क्लास की बात की। जो अपर क्लास के जो मेल्स होते थे, फीमेल्स भी नहीं, अपर क्लास के जो मेल्स होते थे वो स्टूडेंट होते थे। इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता था? मेमोराइजेशन, यानी कि वो तो वो याद करते थे, उसके बाद रिसाइटेशन, मेमोराइज करके उसको पढ़ते थे। राइटिंग अभी तक नहीं आई, मेमोराइजेशन करते थे और उसको पढ़ते थे। करिकुलम क्या था, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। कन्फ्यूशियस प्रिंसिपल को एजेंट्स जो थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, जो गवर्नमेंट के लोग पहले से पढ़ चुके होते थे और गवर्नमेंट चला चुके होते थे, वो एक्सपीरियंस हो जाते थे, वही अपने पीछे आने वाले लोगों को पढ़ा रहे होते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन रिटन एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम सिविल सर्विस, यानी कि जो सिविल सर्विस में जिन लोगों ने आना है वो एग्जाम देते थे फिर आते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 3000 बीसी में और 1900 एडी में भी ये होता था कि अगर आप, जैसे हमारे यहाँ आज सीएसएस और दूसरे एग्जाम्स होते हैं, कि अगर आपने सिविल सर्विस को ज्वाइन करना है तो आपको जो है वो रिटन एग्जाम देने में पड़ता है। एंशियंट इंडियन सोसाइटी, इसके बाद टॉपिक नंबर 143 है एंशियंट इंडियन सोसाइटी 3000 बीसी में प्रेजेंट इंडिया। एजुकेशनल गोल यहाँ पे थे कि बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं, ये सारी बिहेवियर पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और दूसरा, इनके यहाँ रिचुअल बेस्ड थे, यानी कि जो इनकी तालीम थी टोटल हिंदुज़म पे थी और वेदास पे थी। वेदास कहलाते हैं जो इनकी कल्चरल बुक थी, जो एंशियंट टाइम की जो बुक्स लिखी हुई थी, उन्हीं बुक्स को ये पढ़ाते थे। स्टूडेंट जो थे इसमें भी मेल ऑफ अपर क्लास के स्टूडेंट होते थे। इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता था? मेमोराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, सेक्रेट टेस्ट, यानी कि इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जब एक चीज़ को मेमोराइज कर दिया तो ये क्या बोलते थे कि जब एंशियंट वेदा था, वो इनका जो टेक्स्ट था वो एंशियंट दौर का था, तो ये क्या कहते थे कि जब आप इस चीज़ को याद कर लें तो इसके ऊपर आप बात करें कि आपके अपने ख्यालात क्या हैं, आप इस चीज़ को क्या समझते हैं, इस चीज़ में से आपको क्या अच्छी बातें समझ में आती हैं, क्या बुरी बातें समझ में आती हैं। तो यानी कि वो इंटरप्रीट करने की इजाज़त देते थे। ऐसा नहीं कि जो लिखा हुआ है बस वो पढ़ लो और उसी पे अमल कर लो। ये इजाज़त देते थे अपने लोगों को जो पढ़ रहे हो, तो भाई आप इसको इंटरप्रीट करें, आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये चीज़ ठीक लिखी हुई है, नहीं ठीक लिखी हुई है, आप इसको क्या समझते हैं, इन सारी चीज़ों को करने की वो लोगों को इजाज़त देते थे। करिकुलम वेदास और रिलीजियस टेक्स्ट होता था। एजेंट ब्राह्मण, प्रीस्ट एंड स्कॉलर, आपने सुना होगा आजकल हिंदुओं में जो है ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उनके जो है वो पेशवा होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग एजेंट होते थे, वही पढ़ा रहे होते थे आगे। और ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं, ब्राह्मण, पंडित जो है इनको बहुत ज़्यादा एक वो समझा जाता है। आजकल जो हुकूमत है उसमें आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावर में हैं वहाँ पे।
इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड एसिमिलेशन, स्पिरिचुअल डिटैचमेंट। यानी कि इनका जो है वो मेन मकसद क्या होता था कि एजुकेशन का, कि लोगों को जो है अपना कल्चर ट्रांसफ़र किया जाए, अपनी स्पिरिचुअल यानी कि जो अपना मज़हब है उसको ट्रांसफ़र किया जाए, उसके बारे में लोगों को पढ़ाया जाए और अपने मज़हब को फ़रोग़ दिया जाए। उसके बाद 144 पे है इन्फ्लुएंस ऑफ इजिप्शियंस। इजिप्शियंस आए, उसके बाद 3000 बीसी से 300 बीसी। इजिप्शियंस का क्या गोल था? टू प्रिपेयर प्रीस्ट अकॉर्डिंग टू द स्क्राइब फॉर द एम्पायर। इनका मकसद ये था कि सिर्फ मजहबी पेशवा तैयार किए जाएं, मजहब जो लोग टेम्पल को संभाल सकें, उनके मंदिरों को संभाल सकें, वो तैयार किए जाएं और लोगों को पढ़ा सकें, लोग उनकी मदद से जो है वो अपनी इबादत कर सकें, ताकि उनका जो खुदा है, जो उनका अकीदा है, कि उसके मुताबिक अगर खुदा खुश रहेगा तो वो खुश रहेंगे। इसलिए उनकी जो एजुकेशन का मेन गोल था वो ये था, सिर्फ पादरी बनाए जाएं और वो मंदिर के लोग बनाए जाएं जो उनकी इबादत में जो है वो उनको लोगों को गाइड कर सकें। स्टूडेंट यहाँ पे भी मेल ऑफ अपर क्लास है। इंस्ट्रक्शनल मेथड मेमोराइजेशन एंड कॉपिंग टेस्ट। अब आप देखें इजिप्ट के अंदर क्या आया कि यहाँ पर जो है कॉपिंग टेक्स्ट आ गया। आप सिर्फ याद करें, याद करने के बाद जो है वो उन चीज़ों को जो है आप कॉपी भी करना शुरू करें। कॉपिंग करके यानी कि अब आप देखते हैं इजिप्ट की, अगर आप पिरामिड देख लें, जो इजिप्ट की ड्राइंग वगैरह देख लें, फेरोज़ की आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पल देख लें, उनकी ड्राइंग्स वगैरह देख लें, तो क्या होता है दीवारों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं और दूसरी चीज़ें बनाई हुई होती हैं, जिनसे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप देख रहे होते हैं किस तरीके से ड्राइंग बनाई हुई है, वो लिखते थे। एंशिएंट दौर की इजिप्ट की ड्राइंग जो है वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। उसके पीछे यही वजह थी कि वो जो चीज़ मेमोराइज़ करते थे उसको वो कॉपी करते थे, लिखते थे। खैर अगर हम रिलीजियस और टेक्निकल टेक्स्ट वगैरह, यानी कि आपने देखा टेक्निकल टेक्स्ट की मिसालें जो हमें पिरामिड ऑफ इजिप्ट और सारी चीज़ों पे मिलती हैं, और रिलीजियस वो अपनी मजहबी चीज़ों को जो है वो फ़रोग देते थे। एजेंट, प्रीस्ट एंड स्क्राइब, यानी कि जो टेम्पल मैन होता था, प्रीस्ट का मतलब जो टेम्पल मैन जो कि उनके मंदिरों को, इबादत गाहों को संभालता था। स्क्राइब्स क्या होता था कि जो टेम्पल मैन बोल रहा होता था, कर रहा होता था, वो सारी चीज़ों को नोट कर रहा होता था। उसके बाद क्या होता था, स्क्राइब जो है वो टेम्पल बन जाता था और टेम्पल मैन के नीचे फिर एक और स्क्राइब आता था, और इस तरीके से उनका एजुकेशनल गोल जो था, एजुकेशन साइकिल, वो चलता रहता था। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन रिस्ट्रिक्शन और एजुकेशन कंट्रोल टू प्रीस्ट इलाइट्स, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन थी, जो टेम्पल मैन थे वही टेम्पल मैन बन सकते थे, उनको एजुकेशन का मेन फोकस होता था और वही अपनी मर्जी से सारी चीज़ें पढ़ा रहे होते थे। कोई नया करिकुलम या इस तरीके की चीज़ें जो है वो एक्सिस्ट नहीं करती थी। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक, इसके बाद जो है वो यूनानी लोग आ गए। ग्रीक का क्या वो था, एजुकेशन गोल इनका ये था टू कल्टीवेट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे देखें ग्रीक्स ने जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि भाई हमारी कुछ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी को अच्छा बनाना है। स्टूडेंट जो है मेल चिल्ड्रन होते थे, उनकी एज जो है वो 7 साल से लेकर 20 साल तक होती थी। इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होते थे, मेमोराइजेशन होती थी, रिसाइटेशन होती थी। प्राइमरी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, लेक्चर, डिस्कशन एंड डायलॉग इन हायर स्कूल। एक प्रॉपर स्कूल टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ से निकल कर आया है ग्रीक से। करिकुलम, एथेंस एक शहर है ये ग्रीक का, उसके अंदर क्या होता था, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ड्रामा, पोएट्री एंड म्यूजिक, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता था। स्पार्टा, ये जो मिलिट्री ड्राइव सिटी था, यहाँ पे ड्रिल्स वगैरह होती थी, मिलिट्री सॉन्ग और टैक्टिक्स वगैरह लोगों को सिखाई जाती थी। एजेंट्स कौन कौन थे, एथेंस में जो है वो प्राइवेट टीचर फिलोसफर होते थे, और स्पार्टा में क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी तो वहाँ पे मिलिट्री टीचर्स आता होते थे। इनका इन्फ्लुएंस क्या था एजुकेशन के ऊपर, एथेंस वेल राउंड लिबरली एजुकेटेड पर्सन, यानी कि एथेंस के जो लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और इस किस्म के लोग होते थे, और स्पार्टा के जो लोग होते थे वो मिलिट्री स्टेट होते थे, वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो मिलिट्री मेंस वगैरह आपको मिलते थे। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई आपकी सजेशन है हमारे लिए वो आप बताएं, मोस्ट वेलकम की जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए, दूसरा बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल ड्राम आने वाले हैं, उससे पहले हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और एक गेस्ट पेपर एक छोटा सा आपके लिए बना के डालेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फाइनल ड्राम्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।